Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the electromotive force and power output. Let's start. स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ, जिसे हमने पढ़ा होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के तौर पे। अगर हम इसको फर्दर देखें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हरगिज़ फोर्स नहीं है, ये कोई कुव्वत नहीं है। असल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर मैं डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, मोटिव मीन्स जो उसकी मोशन करने के लिए, और फोर्स मीन्स कुव्वत। असल में एक ऐसी कुव्वत जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने पर मजबूर कर देती है, और हमने ये बात स्टूडेंट्स बहुत डिटेल से पढ़ी है ओहम्स लॉ के अंदर और बाकी अपने फैक्टर्स में, कि वो पावर जो चार्जेस को एक पॉइंट से किसी और पॉइंट तक मूव करवाएगी वो सिर्फ एक ही चीज़ है, एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस मूव करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर तो मैं एक्सप्लेन करूं ईएमएफ को तो स्टूडेंट्स ये कोई फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो कौन से वाला? एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिहाज से। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ईएमएफ इज एक्चुअली वर्क डन बाय बैटरी। वो वर्क जो बैटरी ने किया, और किस पे किया भला? वर्क डन बाय बैटरी पर किस पे? पर यूनिट चार्ज। तो स्टूडेंट्स वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड ईएमएफ। अगर मैं इसको फर्दर फॉर्मुलेट करना चाहूँ तो कुछ यूँ किया जा सकता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अगर यहाँ से फर्दर इसके यूनिट की बात करना चाहें स्टूडेंट्स तो आपको याद है ना कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल वाज एक्चुअली जूल पर कूलम, जिसे हमने वोल्ट कहा था। अगर यहाँ से देखेंगे तो इट विल बी जूल पर कूलम, जिसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर कह सकते हैं, या फिर हम इसको वोल्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में भी यूनिट ऑफ ईएमएफ इज एक्चुअली वोल्ट। और अगर फर्दर देखा जाए ना स्टूडेंट्स तो ईएमएफ इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से प्रूव हो गया, क्योंकि इसकी तमाम चीज़ें पोटेंशियल डिफरेंस वाली हैं, तो ईएमएफ इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ से प्रॉपर बात की जाए तो अब नोट कीजिएगा, हमने बात की वर्क डन पर एनर्जी की। फर्ज कर लीजिए हमारे पास ये एक बैटरी है, दिस इज अ बैटरी। प्रॉपर यहाँ पर बैटरी आपको ड्रॉ करके समझा दूंगा। जैसे कि मेरे पास ये एक बैटरी है, अब नोट कीजिएगा। अगर इस बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर इसके इलेक्ट्रोड्स की प्लेसेस हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास इसके ये दो एनोड और कैथोड आगे, और ये वो जगह हैं जहाँ पे देखा होगा आपने जो आपके घरों में बैटरीज होती हैं यूपीएस की, इसमें आप लिक्विड पुट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट की प्लेसेस है। उसका अगर साथ देखा जाए तो ये प्रॉपर लोड अटैच है, दिस इज बेसिकली
लोड और उसके साथ दिस इज स्विच एस। अगर मैं इसको सर्किट वे में शो करता स्टूडेंट्स तो इसे मैं कुछ यूं शो करता, ये वो रेजिस्टेंस है, लोड है जिस पर बैटरी एनर्जी वेस्ट करती है। अब अगर तो मैं इस बैटरी की बात करूं तो इस बैटरी में हो क्या रहा है, चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से चार्जेस चलना स्टूडेंट्स शुरू हो जाते हैं, स्विच को हम अटैच कर देते हैं, सर्किट क्लोज हो जाता है। अब यहाँ से जैसे ही रजिस्टर में से चार्जेस पास करेंगे तो चार्जेस विल लूज एनर्जी ऑन दिस रजिस्टर। यहाँ पे कुछ एनर्जी चार्जेस लूज कर देंगे, यहाँ पे कुछ एनर्जी चार्जेस करेंगे लूज करने के बाद कम एनर्जी के साथ चार्जेस मूव करेंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, आके नेगेटिव पे स्टॉप हो गए। अब फर्ज कीजिएगा सारे चार्जेस ने अपना ये सारा साइकिल मुकम्मल कर लिया, पूरा कर लिया। अब जब तमाम इक्विलिब्रियम चार्ज पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से नेगेटिव लो पोटेंशियल पे आके स्टॉप कर जाता है तो इसकी वजह से आपका बल्ब तो चल जाता है, बल्ब तो चल गया, लेकिन इस सारे काम में चार्ज की एनर्जी तो लूज हो गई। अब अगर इस सारे काम के बाद मैं चाहता हूं कि ये बैटरी किसी और लोड को भी करंट देने के रवादार रहे तो वो तो नहीं हो सकता ना, कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम तो स्टेट में रहा ही नहीं, तमाम चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन से कहां पर आ गया, नेगेटिव पर, हाई से किधर आ गया, लो पर, फर्दर चार्जेस तो मूव नहीं कर सकते ना। अब आपने कहा कि अगर मैं इसी चीज को यूं देखूं कि चार्जेस एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं किस पर, एक्सटर्नल रजिस्टर आर पे, अब हम इस बैटरी को दोबारा से चार्ज करना चाहते हैं। चार्ज करने का मतलब ये होता है कि हम इनके उन चार्जेस को जो लो पोटेंशियल पे आ चुके थे, हम इन चार्जेस को दोबारा लेके जाना चाहते हैं किस पे, हाई पोटेंशियल के ऊपर। अब जब ये प्रोसेस होगा, जब चार्जिंग का प्रोसेस होगा, जब इन चार्जेस को दोबारा लो से हाई की तरफ लेके जाया जाएगा तो वर्क होगा, लाजमन सी बात है चार्जेस पे। वो वर्क हम एक्सटर्नल सोर्स से करवाते हैं। जैसा आपको पता होगा कि जब यूपीएस की बैटरी आप यूपीएस के साथ अटैच करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो एक स्विच आप लगाते हैं वापडा वाली सॉकेट के अंदर। उसका मकसद भला क्या होता है, आपकी बैटरी को चार्ज करना, और जब लाइट नहीं ना होती तो वो बैटरी काम करती है, सारा लोड घर का वो बैटरी उठाती है, और जब लाइट आ जाती है तो फिर हमारा जो वापडा की सॉकेट है जहाँ स्विच आपने लगाया हुआ था वो उस बैटरी को दोबारा चार्ज कर रही होती है। जितना बैटरी डिस्चार्ज हो गई होती है उसको दोबारा फुल चार्जिंग की पोजीशन पे लेके आते हैं। इतने चार्जेस लो पोटेंशियल पे जा चुके होते हैं उनको दोबारा हाई पोटेंशियल की तरफ लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली चार्जिंग। और अगर इस चार्जिंग प्रोसेस की बात की जाए स्टूडेंट्स तो इसमें बैटरी के अंदर भी बहुत कम लेकिन कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। हम उसको स्मॉल आर से शो कर देते हैं। अब अगर मैं इस सारी बात को सर्किट वे में कुछ ऐसे ड्रॉ करूं, ज़रा नोट कीजिएगा कि हमारे पास ये एक बैटरी है, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इधर देखा जाए तो ये एक लोड अटैच है, लोड इज अटैच्ड विद दिस बैटरी। मैंने लोड को ये शो किया कुछ इस तरह से, दिस इज रेजिस्टेंस आर, और मैं इस सर्किट के दरमियान में, इसी सर्किट के दरमियान में स्टूडेंट्स मैं अटैच कर देता हूं एक वोल्ट मीटर। इसी सर्किट के दरमियान में स्टूडेंट्स
मैं अटैच कर देता हूं एक वोल्ट मीटर। अब ये E है, इसकी बैटरी EMF, और इसी के साथ ना स्टूडेंट्स ये छोटी सी इंटरनल रेजिस्टेंस RB है। अब ज़रा एक चीज़ नोट कीजिएगा, करंट चलना शुरू हो गया कहाँ से, इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला, करंट नीचे आया। आपको तो पता है कि वोल्ट मीटर की आइडियली रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, तो इसमें से तो पास नहीं करेगा ना, तो वो यहाँ से चलेगा। अब कुछ पोटेंशियल इस R पे ड्रॉप किया जाएगा, जिसको मैं IR कह देता हूँ बाय ओहम्स लॉ। बाकी एनर्जी लेके करंट चलता गया चलता गया चलता गया, फिर जब दोबारा हमने मूव करवाना था ना स्टूडेंट्स उसको हाई पोटेंशियल की तरफ, तो देखिएगा कुछ लॉस इंटरनली भी करना पड़ा, जिसको मैं IR कह रहा हूँ। मैं इस सारी बात को ना दो तरह से आपको समझा सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितनी भी बैटरी ने चार्जेस को एनर्जी दी थी, EMF चार्जेस ने वो एनर्जी दो रेजिस्टर्स पे ज़ाया की, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर और इंटरनल। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि EMF को हमने यूज़ किया है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे और इंटरनली के तौर पे भी। अब ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ से अगर मैं कह दूँ कि E इज़ इक्वल टू VT प्लस IR, तो स्टूडेंट्स ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें हमारे नज़दीक ये कंप्लीट बैटरी है। EMF इंटरनल रेजिस्टेंस इज पार्ट ऑफ अ बैटरी, और इस बैटरी के टर्मिनल्स के बाहर जो एनर्जी ज़ाया हो रही है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो ये वाला IR है। एक तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ गई स्टूडेंट्स इस तरह से। अच्छा एक बात ना मैं और भी यहाँ समझाऊंगा, वो वाला कैसे ज़रा नोट कीजिएगा। हमारे पास इस सर्किट में दो रेजिस्टर्स हैं, एक्सटर्नल लोड और इंटरनल रेजिस्टेंस, बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने क्यों सीरीज कहा, करंट के गुजरने के लिए एक ही पाथ है, करंट वोल्ट मीटर में से पास नहीं करता। तो मैं ये सारी बात यूँ भी कर सकता हूँ कि इस सर्किट के अंदर जो R इक्वलेंट है ना, वो एक्चुअल में R प्लस R है। और हमने ये बात देखी होती है आमतौर पे, जैसे हम कहते हैं ना EMF इज इक्वल टू IR इक्वलेंट, तो मैं कह सकता हूँ कि EMF इज इक्वल टू IR प्लस R। तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या ये चीज़ बिल्कुल सेम फॉर्म नहीं बन गई? क्या ये बिल्कुल सेम रिजल्ट नहीं दे रहा? और अगर यहाँ से हमसे ये पूछा जाए कि करंट पासिंग इन द सर्किट, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि EMF बाय R इक्वलेंट इज़ बेसिकली द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अगर EMF की स्टूडेंट्स बात की जाती तो मेरे पास टोटल 3 केसेस होते। वो कैसे? क्योंकि EMF की बात करने के लिए हमें प्रॉपर 3 केसेस को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पहला केस क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट केस इज व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। जैसे हमने अभी देखा कि करंट पास कर रहा है बैटरी से और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर इस केस में देखा जाता तो डिस्चार्जिंग के दौरान जो EMF है वो इक्वल आ जाती टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल लोड। स्टूडेंट्स अगर इस केस में देखा जाए तो मैं ये बात बड़ी सिंपल तरीके से कह सकता हूँ कि इंटरनल लोड के अलावा जो ये वोल्ट मीटर बता रहा है ना, ये वोल्ट मीटर वो वोल्टेज बताएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा जो इस R पर लॉस हो रहा है। क्योंकि जो इंटरनली हो गया वो तो सेपरेट। जैसे फर्ज कर लीजिए ना कि 10 वोल्ट इस बैटरी का EMF है,
10 वोल्ट में से 1 वोल्ट तो इंटरनली ही वेस्ट हो गया। और अगर मैं सर्किट के बाहर देखूं, अगर मैं बैटरी से बाहर देखूं कि बैटरी के टर्मिनल से बाहर कितना वोल्टेज मिल रहा है लोड को यूज होने के लिए, तो वो कितना मिला भला? 9 वोल्ट, क्योंकि एक तो इंटरनली वेस्ट हो गया था ना। तो जितना वोल्टेज, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से बाहर सर्किट को अवेलेबल होता है, हम उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसे मैंने VT कहा हुआ है। और अगर मैं यहाँ से ये बात कह दूँ कि VT इज इक्वल टू E माइनस IR, तो क्या ये बात ठीक नहीं है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हम EMF में से इंटरनल वेस्टेज को माइनस करेंगे, इंटरनल ड्रॉप को माइनस करेंगे, तो एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गेन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर तो डिस्चार्जिंग की बात की जाए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस छोटा होता है किससे? EMF से। EMF बैटरी की अपनी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इंटरनल ड्रॉप के बाद जो सर्किट को अवेलेबल होता है वो कम होता है। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं कि हमने सर्किट को ओपन कर दिया। हम स्टूडेंट्स यहाँ पर बात कर लेते हैं ओपन सर्किट की। हम कहते हैं भाई सर्किट ही हमने ओपन कर ली, हमने स्विच ही तोड़ दिया है, हमने यहाँ से सर्किट ही ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद क्या करंट पास करेगा? करंट तो बिल्कुल पास नहीं करेगा। इन ओपन सर्किट जितना करंट पास करना होता है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर तो करंट ज़ीरो हो जाता है ना स्टूडेंट्स, अब करंट पास कर ही नहीं रहा, अगर पास नहीं ना हो रहा तो फिर इस R पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो फिर ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? कुछ ड्रॉप तो कर ही नहीं रहा। अगर कुछ ड्रॉप नहीं होता इन केस ऑफ ओपन सर्किट, तो ये वोल्ट मीटर यहाँ से हट के इस बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। क्योंकि लाजमन सी बात है, बैटरी का एक टर्मिनल कौन सा हाई और एक कौन सा लो, और अगर एक हाई है एक लो है तो बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान में क्या मौजूद है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, तो अगर तो हम यहाँ पर ड्रॉप नहीं कर रहे तो वोल्ट मीटर बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको पुट करूं इस फार्मूला में, नोट कीजिएगा, तो मैं कुछ यूं भी कह सकता हूं कि वैसे तो EMF इक्वल होता है कितना टर्मिनल्स के दरमियान मौजूद था और कितना मैं इंटरनली ही लॉस कर चुका हूं। अब करंट तो है ही नहीं, तो करंट के ज़ीरो होने की वजह से इंटरनल लॉस तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो ज़ीरो है। तो इसका मतलब भला क्या हो गया कि अब वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है? EMF ऑफ द बैटरी, क्योंकि लॉस तो नहीं ना हो रहा। लॉस तो तब होता जब करंट पास करता, चार्जेस मूव करते, चार्जर रजिस्टर में से गुजरते, उस पे वोल्टेज ड्रॉप करते, तो फिर लॉस होता। कोई ऐसा काम तो हुआ ही नहीं है। तो ओपन सर्किट वाले केस में वोल्ट मीटर EMF ऑफ द बैटरी को मेजर करना शुरू कर देता है। अब सेकंड केस था हमारे पास। थर्ड केस नोट कीजिएगा, ना डिस्चार्जिंग हो रही है ना सर्किट ओपन है, सर्किट क्लोज्ड है, लेकिन हम बैटरी की चार्जिंग कर रहे हैं। सर्किट क्लोज्ड है लेकिन बैटरी की चार्जिंग हो रही है। अच्छा, पता है चार्जिंग के दौरान क्या होता है? नहीं बताया भी था आपको। चार्जिंग के दौरान ना हम चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पे लेके जाते हैं। ज़रा नोट करें कि पूरे सर्किट में क्या हो रहा है। चार्जेस हाई से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे पूरे सर्किट में, लेकिन चार्जिंग के दौरान चार्जेस लो से
हाई पे जा रहे होते। अब चार्जिंग के दौरान तो कन्वेंशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट उल्टा नहीं हो गया, पूरे सर्किट में हाई से लो, चार्जिंग में लो से हाई, जो चार्जेस लो पर आकर रुक चुके थे उनको दोबारा एनर्जी दी जा रही है ताकि वो दोबारा हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर सके। अब अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करूं तो करंट तो अपनी कन्वेंशन से उल्टा चलना शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ पे करूं बात इस फार्मूला के रास्ते स्टूडेंट, तो ये बन जाता है E इज इक्वल टू वी टी प्लस माइनस आई आर। माइनस आई स्टूडेंट्स क्यों आ गया? क्योंकि आमतौर पे जो करंट होता है ना, वो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, क्योंकि चार्जिंग के दौरान करंट ऑपोजिट फ्लो कर रहा है तो माइनस आई से शो किया। ये आ गया E इज इक्वल टू वी टी माइनस आई आर, जो कि आ गया वी टी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रिलेशन को देखूँ ना, तो चार्जिंग के दौरान ईएमएफ में इंटरनल ड्रॉप ऐड हो रहा है, जो हमें सॉकेट से एनर्जी मिल रही है ना, वो ईएमएफ से ज़्यादा है। तो फिर हम इस केस में कहते हैं कि अगर चार्जिंग की बात की जाए तो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप तो स्टूडेंट्स ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास चार्जिंग के दौरान टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल बैटरी की ईएमएफ से बढ़ जाता है। तो हमें तीनों बातें पूछी जा सकती है एमसीक्यूज के अंदर, हमसे ये बात पूछी जा सकती है एग्जैक्ट ऐसे ही एमसीक्यूज के फॉर्म में कि इन केस ऑफ ओपन सर्किट, अगर तो ओपन सर्किट की बात कर ली जाए तो बताइए विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो बताइए कौन सी बात ठीक है। अल्फा में कह देते हैं टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम है। बीटा में कह देते हैं वोल्टेज टर्मिनल के क्रॉस ईएमएफ से ज़्यादा है। चार्ली में कह देते हैं वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स इक्वल टू ईएमएफ है। जबकि डेल्टा में कह दिया जाता है कि ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। स्टूडेंट्स, वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट ओपन सर्किट। हम बात किसकी भला कर रहे हैं? ओपन सर्किट की। अगर ओपन सर्किट की हम बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ओपन में करंट नहीं पास करता। इसका मतलब है कि इंटरनल लोड कुछ भी नहीं है, और इस केस में वोल्ट मीटर बैटरी का ईएमएफ काउंट कर रहा होता है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो चार्ली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हमें स्टूडेंट्स यही सवाल ना कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता था, ज़रा नोट कीजिएगा। यही क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह का, यही कॉन्सेप्ट कैसे पूछा, ज़रा नोट कीजिएगा। हमसे वो कह दे ये बैटरी है और इस केस में ये हमारे पास आ गया रेजिस्टर, और हमसे यहां कह दिया जाता है कि बताइए अगर यहां पे वोल्ट मीटर लगा दूं तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी।
इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। हमें ईएमएफ की वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है, वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज 9 वोल्ट, दिस रेजिस्टेंस इज 6 ओम्स। हमें साथ अल्फा ऑप्शन दे दी जाती है 0 वोल्ट, बीटा ऑप्शन दे दी गई 6 वोल्ट, चार्ली ऑप्शन दे दी गई 9 वोल्ट, डेल्टा ऑप्शन दे दी गई 12 वोल्ट। बताइए इनमें से कौन सी बात ठीक है। बच्चे को पता है फौरी क्या सोचते, वोल्ट मीटर लगाया लेकिन सर्किट तो ओपन था, करंट तो पास नहीं कर रहा, वोल्टेज भी 0 होगा, डायरेक्ट लगा दो 0 वोल्ट, गलत हो जाएगा। रीजन, करंट अगर 0 है तो फिर वोल्ट मीटर वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकालता, फिर तो वो उस बैटरी का ईएमएफ निकाल देगा। और इस केस में वोल्ट मीटर फिर क्या वैल्यू देगा, हमें वैल्यू देगा जो बैटरी का ईएमएफ था, दैट इज 9 वोल्ट। देखा आपने, उसने सेम कॉन्सेप्ट आपसे सर्किट की फॉर्म में डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगर इससे फर्दर देखो तो हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरा नोट कीजिएगा। हमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इफ दिस इज बैटरी ऑफ ईएमएफ, this battery is of EMF 15 वोल्ट। स्टूडेंट साथ लग गया एक वोल्ट मीटर, दिस वोल्ट मीटर इज मेजरिंग 12 वोल्ट, जबकि यहाँ पे आ गया रजिस्टर, the value of resistor is 15 ओहम। और हमें स्टूडेंट्स इस केस में कहा जाता है कि बताइए करंट इन द सर्किट, दिस करंट इन द सर्किट कितना होगा। हमें अल्फा ऑप्शन दे दी गई 1 एम्पेयर, बीटा बता दिया गया 0.8 एम्पेयर, चार्ली बता दिया गया 0.6 एम्पेयर और डेल्टा बता दिया गया 0 एम्पेयर। स्टूडेंट्स कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि हमने आई निकालना है, अगर हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो निकल सकता है ना। ईएमएफ पता है वी टी, दिस इज बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस है। 15 में से 12 सर्किट में फैल रहा है, तो बाकी 3 फिर कहाँ गया, वो तो इंटरनली लॉस हो जाएगा। अच्छा जी, अगर हम फर्दर देखें तो हमें ये आर नहीं पता, स्मॉल आर अगर नहीं पता, करंट भी नहीं पता, फिर हम कैसे निकालेंगे। हमें स्टूडेंट्स ये बात तो पता है ना कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इज इक्वल टू आई कैपिटल आर होता है, वी टी इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। टर्मिनल वोल्टेज इज एक्चुअली 12, आर इज एक्चुअली 15। क्या दोनों डिविजिबल 3 के ऊपर है, 3 4 12 3 5 15, तो भला क्या बनता है 4/5। 4/5 is actually 0.8 ampere. So out of these options, students, beta is the correct option. क्वेश्चन हमें अगर ये पूछा जाए ईएमएफ से, तो स्टूडेंट्स ऐसे भी पॉसिबल है, ज़रा नोट कीजिएगा। हमें स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो ईएमएफ से क्वेश्चन इस तरीके से भी पॉसिबल है, ज़रा देखिए। इफ EMF is equal to 9 volt
in case of short circuit, current is equal to 4.5 ampere. What will be the internal resistance of the battery? हमें साथ ही ऑप्शंस दे दी गई हैं. 1 ohm, बीटा इज स्टूडेंट्स 0.5 ohm, चार्ली इज 2 ohm, डेल्टा इज 4 ohm. सबसे पहली बात स्टूडेंट्स ये हमें ये पता हो कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट. अगर तो हम स्टूडेंट्स बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट मींस कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है वो ज़ीरो हो गई है. आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा ना कि फ़लाँ फैक्ट्री में या फ़लाँ इंडस्ट्री में या फ़लाँ गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और इतना माली नुकसान हो गया या जानी नुकसान हो गया. अब नोट कीजिएगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि उस पोर्शन में, उस वायर के उस हिस्से में रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ज़ीरो हो जाती है किसी भी वजह से. अगर तो आर ज़ीरो हो जाती है तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है. करंट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट से चिंगारी पैदा होती है या आग लग जाती है. और अगर उसके आसपास फ्लेमेबल सामान पड़ा हो तो फिर वो आग बहुत ज़्यादा फैल के नुकसान बहुत ज़्यादा कर सकती है. तो जहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट का मतलब आ जाए तो इट मीन्स रेजिस्टेंस उस पोर्शन की ज़ीरो हो चुकी है. अब कहा गया है कि बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितनी होगी. अब ये बात हम देख लेते हैं. हमने कहा जैसा कि हम जानते हैं कि EMF इज इक्वल टू IR प्लस IR. अब क्योंकि कैपिटल R ज़ीरो हो चुका है तो दिस कंप्लीट फैक्टर हैज़ बिकम ज़ीरो. तो EMF सिर्फ इक्वल किसके आ गया, I स्मॉल r के. यहाँ से स्मॉल r आ जाता है E by I. EMF is 9, current is 4.5, answer is 2 ohm. So out of all these options, correct answer is students 2 ohm इसका correct answer बनता है. अच्छा, हमें अगर एक क्वेश्चन देखा जाए प्रॉपर तो ये हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है. ज़रा नोट कीजिएगा. दिस क्वेश्चन कैन आल्सो कम लाइक दिस. इफ EMF is 12 volt, external resistance is 5.5 volt and internal resistance is 0.5 ohm. स्टूडेंट्स सॉरी, ये भी ओहम में होना चाहिए. देन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी, हमें साथ ही ऑप्शन दे दी जाती हैं 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, 0.25 एम्पेयर. आप ज़रा नोट कीजिएगा. हमें तो डायरेक्ट करंट का फार्मूला ही पता है, I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R. स्टूडेंट्स EMF इज 12 volt, this R is 5.5 ohm प्लस 0.5 ohm, जिनका सम भला क्या बन जाएगा 6 ohm. 12 by 6 is basically 2 ampere. So 2 ampere is the answer of this question.
स्टूडेंट्स हम साथ ही डिस्कस करेंगे कि हमें कुछ क्वेश्चंस बैटरीज के सीरीज और पैरेलल तरीके के साथ लगने पर भी आ सकते हैं। जैसा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फर्ज कर लीजिए, कहा ही जाता है कि इफ़ थ्री बैटरीज of EMF 10 volt, if three batteries of EMF 10 volt having internal resistance 2 ohm each are connected in series with external resistance of 24 ohm, then what is the current in the circuit? साथ में स्टूडेंट्स ऑप्शन कुछ यूं दे दी जाती हैं, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर। अब ज़रा साथ नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, दिस बेसिकली फॉर्म्स अ सर्किट लाइक दिस, कि हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट है जहाँ पे ये एक रेजिस्टर है जो 24 ओहम का है, और साथ ही ये एक बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस है, एंड दीज थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज। द वैल्यू ऑफ ईच बैटरी इज 10 volt, 10 volt, 10 volt having internal resistance 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm with this 24 ohm resistance। करंट निकालना है आपने, ठीक है। अल्टीमेटली करंट भला क्या होगा, नोट कीजिएगा, इसका भी करंट, इसका भी करंट, इसका भी करंट, करंट यूँ जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। आप एक बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स याद रखेंगे इस केस में, कि जो नेट करंट होगा ना वो E/R प्लस R नहीं होगा, NE। क्यों बोला? बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, एवरी बैटरी इज सपोर्टिंग अनदर बैटरी, तो NE। ये R1 था, R प्लस, ऑल दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R प्लस R प्लस R प्लस R आना चाहिए था। और हमने ये बात पढ़ी थी ना कि अगर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग सेम वैल्यू तो फिर हम उसको NR कह सकते हैं। तो नोट कीजिएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट व्हेन बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे कह सकते हैं N is 3, E is 10, R 24 and 3 R 2. 3 into 10 is actually 30, 24 plus 6, this becomes 30 by 30, which is equal to 1 ampere, students. So correct answer of this question is 1 ampere. अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ ना तो ये कुछ ऐसे भी आ सकता है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो। ज़रा नोट कीजिएगा, इफ 5 batteries are connected in parallel combination, each having EMF of 15 volt, each having EMF of 15 volt with internal resistance of
2.5 ohms connected in parallel. Batteries are connected in parallel with external resistance of 7 ohm. बताइए इस केस में करंट कितना होगा। अब आपने जोड़ा है बैटरीज को पैरेलल वे में, साथ ही आपको ऑप्शंस दे दी गई 1 एम्पेयर, बीटा इज 2 एम्पेयर, चार्ली इज 3 एम्पेयर, डेल्टा इज 2.5 एम्पेयर। ज़रा नोट कीजिएगा, दिस इज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग द केस जहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा केस हो कि ये बैटरी और उसकी रेजिस्टेंस, बैटरी और उसकी रेजिस्टेंस, बैटरी और उसकी रेजिस्टेंस, बैटरी और उसकी रेजिस्टेंस, और साथ ही बैटरी और उसकी रेजिस्टेंस। हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आपस में कनेक्ट हो गए। अब ज़रा नोट कीजिएगा, एंड दिस थिंग इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वैल्यू, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें सबकी वैल्यूज़ पता हैं। EMF इज़ 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। साथ ही हमें R की वैल्यूज़ पता हैं, 2.5 ओहम, 2.5 ओहम, 2.5 ओहम, and the same values of these two, जबकि this is 7 ओहम। एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, ये बैटरी जब करंट यहाँ से निकालेगी तो उस करंट के पास लाजमन सी बात है, ये बात पता भी है ना कि एनर्जी होती, करंट के चार्जेस के पास एनर्जी होती है, डैट एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर वही एनर्जी है जो बैटरी ने दी थी, डैट वर्क डन पर कूलम चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। और वही वेस्ट करते हैं ना हम रजिस्टर के ऊपर भी। करंट यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया। जब सारे करंट्स यहाँ पे आके मिलेंगे ना स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा कि उन सालों के पास एनर्जी एक ही तरह की होगी जो बैटरी ने दी थी। यहाँ पे चेंज ये था कि जब इस बैटरी ने करंट को निकाला तो उस करंट पर फर्दर वर्क किया गया ताकि नेगेटिव से पॉजिटिव पे ले जाए, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। फिर जब वो यहाँ पे आया तो फिर वर्क किया गया नेगेटिव से पॉजिटिव पे, उसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी। तो फिर यहाँ पे आया NE। यहाँ स्टूडेंट्स एनर्जी हमारे पास सेम है, तो हम कह सकते हैं कि I इज़ इक्वल टू ओनली E। जो EMF थी वो ही रहेगी पैरेलल में, ना तो मल्टीप्लाई होती है ना कम होती है। जबकि नीचे आ गया R प्लस, ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग सेम वैल्यू, हम इसको R बाय N कह सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा EMF इज इक्वल टू 15, R is equal to 7, this R is 2.5, जबकि 5 batteries are present, so this actually becomes I is equal to 15 by 7 plus 0.5, which is equal to 15 by 7.5, which is equal to 2 ampere. So out of all these, 2 ampere is the correct answer. स्टूडेंट्स अब एक बात के बाद मैं EMF के टॉपिक को एंड करना चाहूँगा, फिर हम चलेंगे मैक्सिमम पावर आउटपुट की तरफ। हमारी लास्ट बात ये है कि आपकी बुक की प्रॉपर लाइन है कि EMF इज द कॉज, जबकि potential difference is the effect।
सबसे पहले बैटरी की ईएमएफ वजह है, हम चार्ज को एनर्जी देते हैं, ये वजह है कि चार्ज एनर्जी बाद में लूज करता है। एक बड़ी सिंपल सी बात कहा करता हूँ कि हमेशा कोई इंसान वही चीज़ देता है विच इज़ गिवन टू दैट पर्सन। अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं वही आगे दे सकता हूँ। चार्जेस के पास एनर्जी है तो चार्जेस वही एनर्जी आगे यूटिलाइज करते हैं लोड के ऊपर, और वहाँ से आपकी तमाम अप्लायंसेस चलती हैं। ईएमएफ वजह है मेन अप्लायंसेस के चलने की, जिसका इफेक्ट हमें क्या नज़र आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ हम देते हैं, कॉज हम देते हैं, रीज़न हम देते हैं, फिर जब वो रीज़न पास करती है किसी भी लोड पर से तो ये लोड चलना शुरू कर देता है, इसकी वर्किंग अमल में आती है, एंड दैट इज बेसिकली द इफेक्ट। अगर आपने बल्ब लगा रखा, बल्ब चल रहा है तो बल्ब के चलने की वजह उस करंट के चार्जेस को मिली गई ईएमएफ थी, बैटरी थी। लेकिन जो बल्ब की रोशनी आपने देखी है, जो रोशनी का इफेक्ट है, ये रोशनी उन चार्जेस के इस लोड के ऊपर एनर्जी को लूज करने की वजह से है। चलने की वजह कॉज ईएमएफ है, लेकिन जो आपने इसका इफेक्ट देखा, जो लाइट देखी, स्पीकर में से जो आपने साउंड सुना, ये सारा कुछ इफेक्ट है उन चार्जेस का इस रजिस्टर पर एनर्जी को लूज करने का। अब हम चलते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट की तरफ। अब हम बात करते हैं कि क्या है मैक्सिमम पावर आउटपुट, और हमने इसको अपने इंटरमीडिएट में किस अंदाज से पढ़ा होता है, और दरअसल ये किस तरीके से बात करता है। तो चलिए हम बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर तो बात की जाती है ना मैक्सिमम पावर आउटपुट की, तो हमने एक बात अपने जहन में रखनी है कि अगर तो पावर की बात की जाए तो हमें वो बात बिलाशुबा पता है कि P इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, और हमें ये बात पता है कि I होता है E स्क्वेयर बाय R प्लस R का होल स्क्वेयर और साथ R। और आपने सारियों के देखे ना, I होता है E बाय R प्लस R, मैंने इसके लिए तो ऐसी फॉर्म बन गई। और आपको ये बात ही पता कि अगर हम इसको मॉडिफाई करेंगे ना तो हम रिज़ल्ट कुछ ऐसा भी बना सकते हैं कि ई स्क्वेयर आर बाय आर माइनस आर का होल स्क्वेयर प्लस 4r। इसको यहाँ से यहाँ तक का सफ़र डेरिवेशन आपने अपने पूरे इंटरमीडिएट प्रॉपर की होती है इंटरमीडिएट के अंदर। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट की। स्टूडेंट्स, हमने कहा कि मैक्सिमम पावर आउटपुट होगी ही तब, पावर आउटपुट मैक्सिमम ही तब होगी जब इंटरनल लोड इज इक्वल टू एक्सटर्नल लोड हो जाएगा। और देखें, इनको लोड को इक्वल करने का मतलब हर चीज़ ये नहीं होता। देखें ना, दो तरीके हैं इक्वल करने के। स्मॉल आर की वैल्यू पहली बड़ी कम होती है, कैपिटल आर की वैल्यू ज़्यादा होती है। मेरे पास इक्वल करने के दो वेज हैं। मैं या तो इस आर को ऊपर ले आऊँ, अब उससे तो दोनों तरफ लॉस बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड केस क्या है कि मैं इस आर को कम कर लूँ, और इंटरमीडिएट वे क्या है भला कि मैं दोनों को थोड़ा सा मूव करूँ और आपस में इक्वल कर ले। अगर यहाँ प्रॉपर नोट किया जाता, और अगर मैं इस आर को इंटरनल आर इक्वल पुट कर देता तो फार्मूला बनता हमारे पास कुछ इस तरह से कि पावर मैक्सिमम, अब मैं यहाँ प्रॉपर लिख रहा हूँ, मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑन एक्सटर्नल लोड इज इक्वल टू ई स्क्वेयर बाय 4r। क्योंकि लाजमी सी बात है ना, जैसे हमने इक्वल किया तो r माइनस आर तो ज़ीरो हो गया, एक r कट गया, बाकी बचा ई स्क्वेयर बाय 4r। अगर तो मैं यही बात करता हूँ इंटरनल r के ऊपर, पावर मैक्सिमम आउटपुट ऑन इंटरनल r, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू ई स्क्वेयर बाय 4r। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल r लिखता ना तो वो बात भी ठीक थी,
क्योंकि उसकी वैल्यूज तो सेम है। तो मैंने जानबूझ के कैपिटल लिखा ताकि मैं ये बता सकूँ कि दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर दोनों रेजिस्टेंसेस सेम हो जाएंगी तो जितनी पावर आउटपुट इंटरनल लोड पे आती है उतनी पावर आउटपुट एक्सटर्नल लोड पे भी दोनों पे सेम आएगी। टोटल पावर आउटपुट कितनी आएगी फिर? पावर मैक्सिमम जो नेट है वो हम दोनों को सम करेंगे, इंटरनल पावर आउटपुट को भी, एक्सटर्नल पावर आउटपुट को भी, और जो सर्किट टोटल पावर आउटपुट देता है। जब दोनों को हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा E²/2R। दिस इज एक्चुअली नेट पावर आउटपुट। अगर इस सारी बात को मैं एक ग्राफ की फॉर्म में शो करूँ ना तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ज़रा नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ पावर का रजिस्टर के साथ। पावर का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस के साथ। कुछ ऐसा ग्राफ गेन होगा हमें। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर मैं इस ग्राफ की पीक देखूँ ना तो ये वो पॉइंट है जिस पे पावर सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली दिस इज़ पावर मैक्सिमम आउटपुट। और स्टूडेंट्स ये वो बेसिकली रजिस्टर की वैल्यू है जहाँ पे वो दोनों आपस में इक्वल आ जाती हैं। तो दिस इज़ द वैल्यू जहाँ पे हमें मैक्सिमम आउटपुट गेन होती है। हम यहाँ से ना बड़ा सिंपल सा MCQ पूछा भी जा सकते हैं, बहुत आसान सा, कुछ इस तरह से कि इफ EMF is 10 volt, external resistance is 1.5 ohm, then for maximum power output internal resistance will be, हमें अल्फा कहा जाता है 0.5 ओम, बीटा कहा जाता है 1 ओम, चार्ली कहा जाता है 1.5 ओम, डेल्टा कहा जाता है 2 ओम। और हम सोचते नहीं हैं, हम अपना कीवर्ड ढूंढते हैं। कीवर्ड इज मैक्सिमम पावर आउटपुट। इसका मतलब ये है कि R को R के इक्वल होना चाहिए था। अगर कैपिटल R 1.5 ओम है तो इंटरनल R को भी 1.5 ओम ही होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये है आपका आज का लेक्चर।